हाँ कल्याणी साहब हाँ कल्याणी इधर इधर अनावर एक मिनट नमस्कार दोस्तों, विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर दृढ़ निश्चय किया जाए तो किसी भी चीज़ को पाना असंभव नहीं है। तो चलिए आइए मिलते हैं गोंदिया शहर की यूपीएससी उत्तीर्ण कुमारी कल्याणी राजेंद्र जगताप जी से। मैम, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम इतने अच्छे नंबर से पास किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने कौन से एग्ज़ाम पास की है और कौन सा रैंक आपका लगा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट लिस्ट में अराउंड 761 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और सेकंड लिस्ट में 75 कैंडिडेट्स का और सिलेक्शन हुआ है। तो उन 75 कैंडिडेट्स में से मेरा 13th रैंक आया है। मैम, कितने सालों से आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैं 2015 से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। यूपीएससी के दौरान आपने कोचिंग्स कहाँ लगाई थी और आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? कोचिंग की बात की जाए तो 2015 में व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने पुणे में ज्ञान प्रबोधिनी नाम की कोचिंग ज्वाइन की थी। वहाँ पे जनरल स्टडीज़ का मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन किया था। सोशियोलॉजी के लिए मैंने पुणे में ही अभिजीत पाटिल सर के यहाँ कोचिंग की थी। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया था लेकिन मेंस नहीं निकला था, तो मुझे लगा कि मुझे आंसर राइटिंग सोशियोलॉजी के लिए और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो फिर मैं दिल्ली चले गई। दिल्ली में मैंने वाजीराम में सोशियोलॉजी का टेस्ट सीरीज़ किया। ऐसे पेपर के लिए मैंने विकास रंजन सर के पास टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। उसके बाद विजन आईएएस नाम की कोचिंग है दिल्ली की ही, वहाँ पे मैंने जनरल स्टडीज़ का टेस्ट सीरीज़ लगाया था। लास्ट ईयर जो इस बार मेरा जब सिलेक्शन हुआ तब मैंने निशात सर करके हैं, उनका लेवल अप आईएएस में वो सोशियोलॉजी लेते हैं, उनके पास टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स मैंने अलग अलग कोचिंग की हेल्प ली है इस प्रोसेस में। और समस्या की बात की जाए तो जब मैंने शुरुआत की तो सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए गाइडेंस की ही थी, क्योंकि मेरे पहचान का ऐसा कोई नहीं था जिसने डायरेक्टली ये एग्ज़ाम क्लियर की हो। और हमारे इधर काफ़ी कम अवेयरनेस है और काफ़ी कम कोचिंग ओवरऑल है हम अपने एरिया में। तो उसके कारण सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे वो आई थी। सेकेंडली, कुछ प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहती है, जैसे इस एग्ज़ाम में काफ़ी अलग अलग स्किल सेट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट लेवल में जो प्रीलिम्स रहता है हमें एमसीक्यू सॉल्व करने रहते हैं, सेकेंड लेवल में आंसर राइटिंग रहती है। तो मुझे आंसर राइटिंग से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आते थे जिसके कारण मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स थी। बाकी रिसोर्सेज की बात की जाए तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं गई, क्योंकि मेरे घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था। फाइनेंशियली वो लोग जितना इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है उतना वो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। और कोचिंग क्लासेस अभी इंटरनेट के थ्रू रिसोर्सेज भी मुझे अवेलेबल हो जाते थे। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तब आई जब ज़्यादा फेलियर्स और ज़्यादा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बढ़ते गए, तो वो एक समस्या मुझे आई कि खुद को मोटिवेटेड रखना। ये कुछ समस्याओं का मुझे इस पूरी जर्नी में फेस करनी पड़ी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने क्या खोया, आपने क्या त्याग किया था? सेक्रीफाइसेस का कहें तो इस एग्ज़ाम में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दोनों काफ़ी ज़रूरी है। और जब हम हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें नहीं करनी होती है। जैसे रोज़ अगर हमें टाइम पे उठना है, रोज़ इतने 8, 10, 12 घंटे जो भी पढ़ना है, और ये हमें लगातार करना होता है।
तो तुम हफ्ते में एक दिन ब्रेक ले सकते हो, लेकिन बाकी के दिन तुम नहीं। तो इतनी कंसिस्टेंसी लाने के लिए हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं 2-3 दिन कहीं ब्रेक ले लेती हूँ, छुट्टी मना लेती हूँ और वापस आ जाऊँगी, नहीं। तो वो एक सैक्रिफाइसेस करने होते हैं कि तुम्हें मतलब साल भर नहीं मैं फंक्शंस अटेंड कर पाती थी। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे यहाँ हर साल कुछ ना कुछ होते रहता है, और सब इकट्ठे आते हैं तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं वो सब भी स्किप करती थी। मैं दिल्ली में थी तो एग्ज़ाम चाहे कितनी भी दूर हो मैं नहीं आती थी अगर कोई फंक्शन रहे। और इवन छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस, जैसे अगर मुझे पता है कि कुछ जंक फूड खाने से या कुछ इधर उधर का खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, जिससे कुछ दिन मेरी पढ़ाई मिस हो सकती है, तो फिर मैं वो सब चीज़ें नहीं खाऊंगी जब तक मेरी एग्ज़ाम नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी मेरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता था। सोशल मीडिया से मैं काफ़ी दूर थी। मैंने फेसबुक कभी इन 5 सालों में हार्डली कुछ महीनों के लिए यूज़ किया होगा। व्हाट्सएप भी मैं एग्ज़ाम के टाइम के लिए उन महीनों में पूरी तरीके से बंद कर देती थी। बस इंटरव्यू के वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स की काफ़ी हेल्प होती थी। जैसे कुछ आईपीएस ऑफिसर्स हैं, महेश भागवत सर, वो काफ़ी लोगों को मिलकर हमें गाइड करते हैं। तो जब जब मुझे उन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तब तब ही मैंने उन चीज़ों का यूज़ किया। जब मुझे लगता था कि उन चीज़ों का मेरी पढ़ाई के लिए या एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यूज़ नहीं है, तो मैं उनसे दूर हो जाती थी। तो इस तरीके के सैक्रिफाइसेस मैंने किए। मैम, कभी ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ देना चाहिए? और अगर आप अब कर रहे थे तो आपको उसके करने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिलती रही? जब मैंने ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने की ठानी, अम, मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरा ये डिसाइड हो गया था कि मैं ये एग्ज़ाम दूंगी। तो उस वक्त जो कुछ रीज़न्स मैंने इस एग्ज़ाम या इस करियर पाथ पे जाने के लिए सोचे थे, वो मुझे काफ़ी मोटिवेशन देते थे थ्रू आउट द प्रोसेस। क्योंकि उस वक्त मुझे काफ़ी, मैं डॉक्टर कलाम की बुक्स काफ़ी पढ़ती थी, तो वो जो भी उन्होंने अपने देश के लिए किया है, वो सब चीज़ों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस सर्विस के थ्रू काफ़ी वैसी चीज़ें कर पाऊँगी, एजुकेशन में हो या वीमेन के लिए हो या किसी भी अपनी सामाजिक समस्याओं के लिए हो। तो और जब मैंने ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी स्टार्ट की, जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में और सर्विस में जाने के बाद जिस भी पोजीशन पे रह के हम क्या-क्या कर सकते हैं, जब उनके बारे में और पता चलने लगा, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते गया। तो और मेरे साथ ऐसे होता था कि जब भी मैं एग्ज़ाम देती थी, जैसे मेंस हो गई मेरी अगर पहली, तो उसके बाद मैं किसी एनजीओज़ के साथ कुछ काम करने चली जाती थी। कभी मैं अरुणाचल प्रदेश गई, कभी मैं कहीं और गई। तो जब मुझे और ज़्यादा एक्सपोज़र मिलने लगा, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। तो हालाँकि मैंने फेलियर्स काफ़ी देखे, बट मेरा रीज़न ये सर्विस जॉइन करने का वो हमेशा ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। और उसके कारण हालांकि ऐसे मोमेंट्स आते थे जब फेलियर्स के कारण मुझे लगता था कि हाँ, मुझे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मेरी मेहनत इतनी रंग नहीं ला रही है। बट फिर भी उस वक्त मैं यही सोचती थी कि नहीं, मैंने जिस रीज़न के लिए ये पाथ चूज़ किया है वो काफ़ी बड़ा है, और मेरी फैमिली के सपोर्ट के कारण भी मेरे लिए वो काफ़ी आसान हो जाता था। जैसे मुझे याद है कि मेरे 4th अटेम्प्ट की जब मेरी मेंस नहीं निकली थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैं उसके बाद भी मुझे इतना टाइम लगेगा ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन मैंने घर वालों को कॉल किया और उन्हें बताया, तो पापा ने मतलब 1 सेकंड के लिए भी बिना सोचे हुए मुझे कहा कि तुझे देते ही रहना है, तुझे छोड़ना नहीं है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत उस वक्त इम्पॉर्टेंट थी कि इतने डाउन फेज़ में भी कोई मुझे कह रहा है कि तुझे छोड़ना नहीं है। तो ऐसे सारी चीज़ें, मेरे खुद के रीज़न्स, ये सर्विस जॉइन करने के, प्लस मेरे फैमिली का सपोर्ट, ये मिलकर मुझे मोटिवेट करते रहे। हर पॉइंट पे जब भी मुझे लगा कि मैं गिव अप करूँ, मुझे तुरंत मेरा आंसर मिल जाता था कि नहीं, मुझे नहीं करना है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? बेझिझक मेरी फैमिली को, और मतलब 100% भी मैं कहूँगी तो भी कम रहेगा उन्हें क्रेडिट देना इस मेरी सक्सेस का। क्योंकि जो भी बाकी की चीज़ें हम जो कहते हैं कि
रिसोर्सेज रहने चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए, वो सब चीज़ें मुझे उनके कारण पॉसिबल हुई। इवन जो इनटेंजिबल चीज़ें हम कहते हैं, जैसे मुझे विपश्यना मेडिटेशन के थ्रू काफ़ी हेल्प होती थी खुद को स्ट्रॉन्ग रखने में, लेकिन मेरी फैमिली वो इंश्योर करती थी कि मैं प्रॉपर मेरा मेडिटेशन फॉलो कर पाऊँ, मैं उस कैंप में जा पाऊँ। मैं जब भी उनसे बात करती थी वो मुझे सपोर्ट करते थे। एक बार मेरे मम्मी पापा खुद मेरे साथ वहाँ पे आए, तो हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो मैं हमेशा करते रहूँ। अभी लॉकडाउन में 1.5 साल से मैं घर पे रह के ही पढ़ रही थी, और हमारी जॉइंट फैमिली है, 18-20 लोग एक घर पे रहते हैं। फिर भी कभी उन्होंने मेरी पढ़ाई में मुझे डिस्टर्ब ना हो इसी चीज़ का ख्याल रखा। तो इतना उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, और हम हमेशा कहते हैं कि छोटे शहरों में काफ़ी लोगों की नैरो मेंटालिटी रहती है या वो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, बट मेरी फैमिली ने उस चीज़ को पूरी तरीके से झुटलाया है। उन्होंने दिखाया है कि नहीं, हम छोटे शहरों में भी इतना सपोर्टिव, इतने प्रोग्रेसिव लोग रह सकते हैं। तो मेरी इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। मैम, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? कौन सी चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? तो पहली चीज़ जो उन्होंने करनी चाहिए वो है, तुम्हें ये एग्ज़ाम क्यों देनी है इस बारे में क्लैरिटी लाना। हमें काफ़ी बार ऐसा लगता है कि बाहर से देख के सब कुछ बहुत अच्छा लगता है हमें इस सर्विस के बारे में या जो भी हम सुनते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली इस एग्ज़ाम की पढ़ाई करने लगते हैं और जो मुसीबतें आती है तब हमें काफ़ी डाउट्स आने लगते हैं। और उस वक्त अगर तुम्हारा रीज़न काफ़ी क्लियर हो कि मुझे ये क्यों करनी है, किस इंटेंशन से करनी है, तो फिर उन मुसीबतों से गुज़रना काफ़ी आसान हो जाता है। हमें फिर कितने भी फेलियर्स आए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत क्लियर रीज़न रहना चाहिए ये एग्ज़ाम देने का, ये सर्विस जॉइन करने का। जो चीज़ें ना करें वो यही है कि हम काफ़ी टाइम इंटरनेट पे बस एग्ज़ाम के बारे में देखने में या टॉपर्स को देखने में या टॉपर्स की स्टोरी सुनने में लगाते हैं। इंस्पिरेशन के लिए और लर्निंग्स के लिए ठीक है, बट उसके बियॉन्ड उन चीज़ों पे उतना टाइम इन्वेस्ट ना करें। चीज़ें सीख के जो एक्चुअल पढ़ाई है, किताबें पढ़ना, रिवीजन करना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट सॉल्व करना, उन चीज़ों पे हमेशा ध्यान देते रहे। तो डिस्ट्रैक्ट होने के भी काफ़ी चांसेस है जब हम इन चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन चीज़ों के डिस्ट्रैक्शन ना होने दें और खुद पे भरोसा रखें कि अगर मैं पढ़ रही हूँ, मैं अच्छे इंटेंशन से पढ़ रही हूँ, तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, और इसी तरीके से बस जाते हैं। जैसे आपने भी बोला कि एक मोटिवेशन, हमारा जो मोटिव है इसको करने का, अगर वो क्लियर है तो ही हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका क्या मोटिव था? जी, तो जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर कलाम से बहुत इंस्पायर हुई थी कि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ कर पाए थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी कौन सी सर्विस चूज़ कर सकती हूँ जिससे मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो हम हर तरीके से देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, बट मेरी जो एप्टीट्यूड है, मेरा जो ओवरऑल एक सोशोलॉजी में इंटरेस्ट है या सोशल इश्यूज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन इस मार्क से काफ़ी कुछ इफ़ेक्टिवली कर पाऊँगी। तो वो मेरा एक काफ़ी क्लियर रीज़न था। और मैं गोंदिया से जब मैं एनआईटी नागपुर में गई थी, तो एक जो एजुकेशन का मुझे एक्सपोज़र मिला कि एजुकेशन कितना स्ट्रॉन्ग टूल है खुद को एम्पावर करने का, तो वो भी मेरा एक रीज़न था कि जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से हम एजुकेशन के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला था। मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है क्या? जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो खुद से ही पढ़ सकते हैं? जी, ऐसे काफ़ी उदाहरण मैंने देखे हैं जो बिना कोचिंग के भी जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर की है। और स्पेशली आज जब इंटरनेट का इतना एक्सेस हर जगह है, और इस एग्ज़ाम के लिए मेजरली हमें करंट अफेयर्स इन सब चीज़ों को काफ़ी फॉलो करना होता है। तो आजकल हमें
यूट्यूब पे या बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ के, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये काफ़ी क्वालिटी न्यूज़पेपर्स है जो मतलब कम इन्वेस्टमेंट में हमें काफ़ी कुछ दे सकते हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए लगता है। और अगर हमें कोचिंग मिल पाई, एक अच्छा गाइडेंस मिल पाया तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पढ़ के, काफ़ी टॉपर्स ऐसे हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं फिर भी दे डिसाइड कि हम खुद से ही पढ़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो उनकी स्ट्रैटेजी देख के, उनकी बुक लिस्ट फॉलो करके, अगर हम देखें बुक लिस्ट टॉपर्स की तो 99% लोग सेम ही बुक लिस्ट फॉलो करते हैं। तो और वो बुक लिस्ट, उनमें भी मेजॉरिटी बुक लिस्ट एनसीईआरटीज़ जो काफ़ी कम कॉस्ट में मिलती है, ज़ेरॉक्स शॉप्स में हमें इस एग्ज़ाम के लिए जो भी मटेरियल है वो सारा अवेलेबल हो जाता है। तो वो प्रॉपर फॉलो करके हम कर सकते हैं। अगर इन सारे स्ट्रैटेजीज़ अगर हम जाए और एग्ज़ाम का सिलेबस दिमाग में रखे, यूपीएससी के पास्ट ईयर के पेपर्स को हम बार बार देखते रहे तो हमें एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके की पढ़ाई करनी है, कौन से रिसोर्सेज में से क्या इंपॉर्टेंट ढूंढना है, और फिर विदाउट कोचिंग भी हम कर सकते हैं। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है बल्कि एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू बनाना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई किस तरीके से करना है। सिर्फ पढ़ने से हमारा रोड मैप नहीं समझ में आएगा। और मैं पूछना चाहूँगी कि कितने घंटे आप पढ़ा करते थे? आपने किस प्रकार से आपका रोड मैप बना रखे थे? आप किस प्रकार से आपने प्लान कर रखा था कि मुझे आप क्लियर करेंगे आपका एग्ज़ाम? जी, तो घंटों की बात की जाए तो मैं 8-10 घंटे तो मैं मिनिमम पढ़ती थी कंसिस्टेंटली। और जब एग्ज़ाम करीब आती थी तो फिर ये नंबर ऑफ़ आवर्स और बढ़ जाते थे 10 घंटों के ऊपर। और रोड मैप और प्लानिंग की बात की जाए तो अब जैसे फर्स्ट ईयर में मुझे याद है कि जब हम शुरुआत करते हैं तब हमें सब कुछ नया होता है, तो और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। तो मैं काफ़ी फिक्स रखती थी जो मेरा क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं, अगर एक हफ़्ता वो मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं तो मैं डिसाइड कर लेती थी कि इस एक हफ़्ते में उन्होंने जो बुक, जैसे हम मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, तो उस एक हफ़्ते में मुझे वो बुक भी कंप्लीट करनी ही है। फिर इतने दिन में मुझे इतने पेजेस करने हैं तो मुझे आज इतने पेजेस कंप्लीट करने ही हैं। तो मुझे कौन सी किताब या कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट करना है, इसके लिए मुझे हर रोज़ कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, कितनी रिविजन्स करनी पड़ेगी, ऐसा माइक्रो प्लानिंग करके मैं उस दिन का टारगेट कंप्लीट करके मेरी प्लानिंग करती थी। फिर हर एक स्टेज की अलग से प्लानिंग करनी होती है। जैसे फर्स्ट जो है स्टेज प्रीलिम्स, उसका लेटेस्ट से हम अगर 3 महीना फुल प्रीलिम्स को डेडिकेट कर रहे हैं तो इन 3 महीनों में मेरी इतनी नंबर ऑफ़ रिविजन्स होनी चाहिए, फर्स्ट रिवीजन इतने दिन में होनी चाहिए, फिर इतने दिन में इतने सब्जेक्ट्स करने हैं, फिर हर एक चीज़ का माइक्रो प्लानिंग करके फिर हमें वो करते रहना होता है। मिनिमम कितनी रिवीजन चाहिए होती है? अब जैसे जब मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट के वक्त किया था, तो जब हम स्टार्टिंग में वो चीज़ पढ़ते हैं तो हर कुछ इंटरवल्स के बाद हमें वो रिवीजन करनी होती है, क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते तो पूरा 1 साल हमें पढ़ते रहना पड़ता है और फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम देने वाले रहते हैं, तो साल भर में हमें काफ़ी रिविजन्स हो जाती है। लेकिन जो प्रीलिम्स के पहले के जो 3 महीने की मैं बात कर रही हूँ, तब लेट अस से कि 3-4 रिवीजन मिनिमम हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए उन 3 महीनों में। लेकिन अगर हम पूरे साल भर का शेड्यूल देखें तो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। जैसे पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिर पॉलिटी में भी हम एक लक्ष्मीकांत बुक प्रेफर करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो उसकी तो 20 रिविजन्स 25 रिविजन्स वी डोंट इवन नो कि कितने बार हो जाता है, क्योंकि हमें वो पढ़ते रहना पड़ता है, वो भूल सकते हैं। तो ऐसा हर एक सब्जेक्ट का एक अलग है। लेकिन प्रीलिम्स या एग्ज़ाम के पहले के जो 3 महीने रहते हैं उसमें कम से कम 3-4 रिविजन हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। मैम जैसे कि हमको पता है कि यूपीएससी इंडिया की सबसे टफ एग्ज़ाम है और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस इतने जल्दी रिवाइज़ करना और उसे पूरा ध्यान रखना, याद रखना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता था? हाँ, तो इतना वास्ट सिलेबस कवर करने के लिए, इसीलिए जो हम पहला साल जो रहता है ना पढ़ाई का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ तब हम नया सब कुछ सीख रहे होते हैं। और तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
जो हमारे टारगेट्स हैं उस पर्टिकुलर सोर्स के लिए या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो हम पूरा करते रहें, वरना बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है। तो सिलेबस कवर करने का यही एक तरीका है कि अगर तुमने सोच रखा है कि इतने महीनों में मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, तो एक सब्जेक्ट को मैं इतने दिन दूंगी, उतने दिनों में वो सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले मंथ में अगर पॉलिटी कवर किया, तो मैं अगले महीने में एक बार तो भी पॉलिटी की रिवीजन करूँगी ही। इस तरीके से हमें टारगेट के अकॉर्डिंग हर एक सिलेबस कवर करते करते, और फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का 2-3 सोर्सेज अलग अलग बताए जाते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है वो एटलीस्ट मैं पूरे करूँ। जैसे NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, ये हर एक सब्जेक्ट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो एटलीस्ट इतने सोर्सेज मैं पूरे करते रहूँ, ये अपना हमारा टारगेट रहना चाहिए, ताकि हर एक सिलेबस पॉइंट पे हमें कुछ तो भी नॉलेज हमारे पास रहना चाहिए। इस तरीके से हम सिलेबस कवर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स फॉलो करते रहना चाहिए। जैसे विजन IAS की मंथली मैगजीन्स रहती है, या कोई भी और कोचिंग की मंथली मैगजीन्स रहती है, मैं विजन IAS फॉलो करती हूँ। तो फिर ये तो भी मैं हर महीने प्रॉपरली पढ़ूंगी, इसको सिलेबस से लिंक करूंगी। अगर ऐसा हम पूरा साल भर करते रहे तो हमारे लिए हर टॉपिक के अंडर कुछ ना कुछ कंटेंट रेडी रहता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम मिले थे कल्याणी जगताप से, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको और भी ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने जो उनके लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त किए, हम आपको मिलाते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं कल्याणी मैम की मम्मी पापा और भाई से। दोस्तों देखते हैं कल्याणी मैम बचपन में कैसे थे। तो सर मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कल्याणी मैम बचपन में कैसे थे? वो बचपन से बहुत होशियार थी, म्हणजे पढ़ाई में बहुत ही उसके म्हणजे उसको बोलना नहीं पड़ता था कि पढ़ाई कर करके, वो अपने मन से ही करती थी। कभी हमने म्हणजे बचपन से उसको सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं, उसका होमवर्क भी वो खुद करती थी। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कल्याणी जैसे बचपन से है ना, जो KG1 से थी, तभी उसका जो मुझे एक बार जब उसका रिजल्ट देना था KG1 KG2 का, मैं स्कूल में गया था, तो उनके HM ने बोला क्या सर आप थोड़ा रुकिए, मैं आपसे बात करना है। तो मैं बोला रुक गया भाई आधा एक घंटा। लास्ट में कल्याणी का रिजल्ट दिया और बोला कि अब पूरे 100% मार्क्स है, ये बहुत होशियार है, इसको किसी अच्छे स्कूल में डालो आप। तो हमारा जो KG1 KG2 में कोई टीचर ऐसे बोलता है, इसका मतलब सही में वो ओरिजिनल बहुत होशियार है। दोस्तों अब हम जानेंगे कल्याणी के भाई से कि क्या वो कभी उन्होंने ये सोचा था कि कल्याणी कभी इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर बनेगी। कल्याणी के एकेडमिक्स के हिसाब से हमें लगता था कि वो मतलब उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो 10th के बाद से ही हमने, मेरे फादर साहब ने और मेरे घर के सारे मेंबर्स ने सोचा कि हम उसे नागपुर भेजते हैं एजुकेशन के लिए, कि गोंदिया में एजुकेशन अच्छा है लेकिन उस लेवल का नहीं जितना पुणे, मुंबई, नागपुर में, महाराष्ट्र में, बाकी सिटीज़ में है। तो हमने सोचा कि उसे नागपुर भेजा जाए। नागपुर में उसने IIT का प्रिपरेशन किया। IIT का प्रिपरेशन करते साथ में उसने बिट्स पिलानी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्रैक किया एंड देन AIEEE में अच्छा स्कोर किया एंड उसने NIT से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उसके बाद में एक जो टर्निंग पॉइंट आता है कि जॉब करना है या फिर हमें थोड़ा सिविल सर्विसेज में जाना है या फिर हमने जो सोचा उस लाइन में जाना है। तो उसने सोचा कि सिविल सर्विसेज में जाना है और उसके पास उस टाइम पे LNT का ऑफ़र भी था। तो वो ऑफ़र छोड़ के सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना वो भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि बच्चे देखते कि इंजीनियरिंग के बाद में थोड़ी हैंडसम सैलरी हो ताकि उनकी और घर की ज़रूरतें पूरी हो। तो वहाँ से जाके एक सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था, वो भी एक टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं रहा। तो नागपुर से जब वो पुणे आई तो उस टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें हमने देखा कि पुणे का एजुकेशन कैसा है, वहाँ की प्रिपरेशन कैसे होती है। नैन प्रबोधिनी का हमने फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो NIT में होने के वजह से उसको नैन प्रबोधिनी में प्रेफरेंस काफ़ी अच्छा मिला। उसमें एंट्रेंस में भी उसने अच्छा स्कोर किया एंड देन उसके बाद नैन प्रबोधिनी से आगे बढ़ते बढ़ते अभी वो इस मुकाम पे आई है कि हम सब काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। सर जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जल्दी उम्र में, कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और दूसरे पालकों को आप क्या उद्देश्य, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि बच्चों की सिर्फ शादी या विवाह करके देने से ही अपनी जवाबदारी पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है।
उन बच्चों ने अपने पैर पे खड़े होना चाहिए और पैर पे खड़े होने के लिए उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश मेहनत करना चाहिए। बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स ने उनको उत्साह बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको और इंक्रीज़ करके और आगे बढ़ाना और उनको अपने पैर पे खड़े होने लायक कम से कम अपने उसको खड़े और करना चाहिए। और ऐसा करते करते वो बच्चे को अपने समझ में आ जाता है और बच्चा खुद भी समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अपने को एक बार जो बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया फिर अपने को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद करते हैं। लेकिन उनको उत्साह देने वाला अपन लोग उसके पीछे न करते, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए और हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, तो बच्चा बराबर आगे बढ़ेगा और अपने पैर में खड़े हो जाएगा। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम मिले थे कल्याणी जी के मम्मी पापा और भाई से। जैसे कि उन्होंने बोला कि बच्चों को ना केवल उनकी शादी करना या उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने पैरों पे खड़े करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें इनसे मिलके, और इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।